गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम्युनिटी मेडिसिन में आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो डायबिटीज़ मेलाइटस के कंटिन्यूशन के अंदर ही है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो लास्ट क्लास में हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में हम लोगों ने बात करनी शुरू की थी कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, बेसिकली किस बॉडी में किस पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस की टर्मिनोलॉजी देते हैं, प्लस उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी कि डायबिटीज़ जो है वो कितने तरीके का होता है, किन किन कंडीशंस में होता है। तो उसके बारे में कुछ हम लोगों ने बेसिक बात की थी। तो अगर हम इसको समराइज़ करें, रिव्यू करें इसको, तो डायबिटीज़ मेलाइटस यानी हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन। तो हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड के अंदर रेज्ड हो जाता है ड्यू टू इंसुलिन डिस्टर्बेंस। अगर या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कहीं डेफिशिएंट हो या प्रॉपर तरीके से पेनक्रियाज का फंक्शन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा हो, तो उस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को जो बैलेंस करता है, जो रेगुलराइज करता है, वो डिस्टर्ब होने लग जाता है और उसकी वजह से ब्लड शुगर जो है या ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो रेज होने लग जाता है, जिसे हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन कहते हैं या फिर हम इसे डायबिटीज़ की कंडीशन कहते हैं। तो वैसे तो क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 4-5 टाइप के बारे में बात की थी, बट बेसिकली जो बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं, सुनते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, वो 2 तरीके का ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। एक तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस यानी IDDM, या जिसे हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ भी कहते हैं हम लोग, तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, उसके अंदर कंडीशन हमारे सामने ये निकल करके आ रही है कि उसमें इंसुलिन जो है वो कहीं ना कहीं बॉडी में कैटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से, जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसके डिस्टर्बेंस की वजह से उसका कैटाबॉलिक जो कंडीशन है वो स्टार्ट होने लग जाती है, और उस कैटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से बॉडी में इंसुलिन जो है वो एब्सेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर इंसुलिन की डेफिशिएंसी जो बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है, जो बॉडी के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए फिर एक्सोजिनस इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और बाहर से एक्सटर्नली इंसुलिन मेडिसिन की फॉर्म में पेशेंट को दिया जाता है, जिससे जो बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है, जो कैटाबॉलिक मैकेनिज्म जो बॉडी में चल रहा है, उसको रोका जा सके और बॉडी में इंसुलिन का जितना रिक्वायरमेंट है वो दिया जा सके और बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखा जा सके। तो इस तरीके से इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में इस तरीके की कंडीशन रहती है कि पेशेंट को या पर्सन को एक्सटर्नली इंसुलिन देना होता है और उसी के ही बेस पर पेशेंट को कंटिन्यू उस चीज़ को लेना पड़ता है। उसके बिना बॉडी के अंदर जब सेल्फ फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है इंसुलिन का, तो उसके बिना उसका रहना या उसकी बॉडी की फंक्शनिंग होना पॉसिबल नहीं हो पाता। देन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे NIDDM या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, ये एक कॉमन डायबिटीज़ मेलाइटस है जिसका कोई एज से रिलेशन नहीं है। ये मिडिल एज के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है और एज के साथ प्रोग्रेशन होने के चांसेस भी इसमें बढ़ते रहते हैं और इसके लिए मल्टीपल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें पर्सन के बहुत सारे फैक्टर्स इंडिविजुअल भी होते हैं, कुछ होस्ट फैक्टर होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल होते हैं, कुछ एजेंट फैक्टर हैं जिनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो मल्टीपल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं NIDDM के अंदर, और ये मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ मेलाइटस का फॉर्म हमारे सामने हम लोगों को रूटीन प्रैक्टिस में या हम लोगों के सराउंडिंग के अंदर देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम केसेस जो हम हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं वो टाइप 2 या NIDDM के ही होते हैं, और जिनके अंदर हम लोगों को डिटेक्शन के बाद में उससे रिलेटेड मेडिसिन हो गया, प्लस जो भी ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हम लोगों को पेशेंट से बात करने के बाद में, हिस्ट्री लेने के बाद में ऐसे पता लगते हैं कि जिनको रूल आउट करना या जिन्हें एलिमिनेट करना ज़रूरी है, उनको एलिमिनेट या रूल आउट करके इस चीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। तो ये बात होगी IDDM की। अब हम इसके अगर प्रिवलेंस की बात करें तो बेसिकली डायबिटीज़ जो है वो अपने आप में आइसबर्ग डिजीज़ है, ठीक है। तो आइसबर्ग डिजीज़ जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं आइसबर्ग फिनोमिना के बारे में। तो उसका क्या मतलब होता है कि ऐसी डिजीज़ जो सोसाइटी के अंदर हम लोगों को अंडर द आइस या अंडर द वाटर जो सबमर्ज्ड है उस फॉर्म में हम लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलती है। यानी उसके केसेस जो होते हैं वो सारे हमारे सामने एविडेंट नहीं होते
होते या हमारे सामने क्लियर कट निकल करके नहीं आते, और डोरमेंट कंडीशन में बहुत सारे केसेस हम लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। जब उनकी ट्रेसिंग होती है या उनका बेसिकली जब स्क्रीनिंग होती है, तो इस तरीके की कंडीशंस हमारे सामने देखने को मिलती है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट हमारे सामने निकल करके आते हैं। तो डायबिटीज़ एक आइसबर्ग डिजीज़ है जो बहुत सारी कंडीशंस में लोगों के लिए इटसेल्फ अननोन होती है और स्क्रीनिंग में हमारे सामने निकल करके आती है। प्रिवलेंस की बात करें तो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा केसेस हम लोगों को डायबिटीज़ के देखने को मिलते हैं। इसके साथ में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी हम लोगों को डे बाय डे इसकी प्रिवलेंस जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इससे रिलेटेड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। रूरल के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, अर्बन के अंदर हम लोगों को केसेस देखने को मिलते हैं। और जैसा हम लोग बात अभी कर रहे हैं, हम आगे अभी देखेंगे इसकी ईटियोलॉजी के अंदर कि मल्टीपल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस के अंदर अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो हमारे सामने निकल करके आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों के सामने एक डायबिटीज़ मेलाइटस के केसेस की प्रिवलेंस निकलती है। तो इंडिया के अंदर भी मिलियंस ऑफ केसेस हर साल हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और नए भी बहुत सारे केसेस डे बाय डे हम देखते हैं कि जुड़ते ही जा रहे हैं। तो ये बात होगी प्रिवलेंस की। अब अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें या हम इसके कॉजेज़ की बात करें अगर हम, तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर इसको हम लोग इसके कारण को, इसके कॉजेटिव फैक्टर को या एपिडेमियोलॉजी को हम लोग 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 3 पार्ट में सबसे पहला फैक्टर हो गया एजेंट फैक्टर, देन नंबर 2 हो गया होस्ट फैक्टर, और नंबर 3 हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया एजेंट फैक्टर। एजेंट फैक्टर यहाँ पर क्या हुआ, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि बेसिकली डायबिटीज़ में सारा रोल बॉडी के अंदर इंसुलिन फॉर्मेशन का होता है, तो यहाँ पर एजेंट हो गया इंसुलिन। तो अब इंसुलिन अगर किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है बॉडी में फॉर्मेशन या उसकी फंक्शनिंग या उसका सर्कुलेशन, तो उस वजह से हम लोगों के सामने डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन निकल करके आती है। तो अब एजेंट में किन किन वजह से इंसुलिन के अंदर इंसुलिन से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस या जो फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कंडीशंस हमारे सामने आती हैं, वो डिस्टर्बेंसेस किस किस वजह से आ सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले एजेंट फैक्टर में आ गया पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर। अगर किसी भी पर्सन के पैनक्रियाज के अंदर अगर सपोज कोई डिस्टर्बेंस होता है, पैनक्रियाज का फंक्शन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, तो इंसुलिन का फॉर्मेशन पैनक्रियाज के थ्रू ही होता है। तो अगर वो डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली इंसुलिन का फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्टर्ब होगा। तो एक तो हो गया इंसुलिन पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर। दूसरा इंसुलिन फॉर्मेशन, डिस्टर्ब्ड इंसुलिन फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। तो इंसुलिन का फॉर्मेशन अगर डिस्टर्ब्ड हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो फिर उस कंडीशन में हमारे सामने डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन देखने को मिलती है। देन नंबर 3 हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स जो होती हैं पैनक्रियाज के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए। तो अगर किसी भी पैथोलॉजी की वजह से बॉडी में बीटा सेल्स का फॉर्मेशन अगर डिस्टर्ब हो रहा है या सही तरीके से बीटा सेल्स फॉर्म नहीं हो पा रही हैं, तो फिर उस कंडीशन में भी हम लोगों के सामने डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन निकल करके आएगी, या जिसे हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज लेवल जो है बॉडी में वो डिस्टर्ब होने लग जाएगा। देन इसके बाद में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो गए। तो कई सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बॉडी के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन सेल्स का होने लग जाता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। तो उस कंडीशन में भी डायबिटीज़ के केसेस डेवलप हो सकते हैं या होने की पॉसिबिलिटी उनकी वजह से भी हो सकती है। देन उसके बाद में हम और अगर एक कॉज की बात करें तो फिर यहाँ पर हमारे सामने निकल करके आ जाएगा यहाँ पर जेनेटिक डिफेक्ट्स। ठीक है ना, तो जेनेटिक भी कंडीशंस हम लोगों के सामने होती है। हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज़, हम लोग जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स के अंदर, आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ है या नहीं है। तो जेनेटिक डिफेक्ट्स जो होते हैं वो हम लोगों को इस तरीके से सामने हमारे नज़र आते हैं कि हेरेडिटरी भी हम लोग देखते हैं कि इस तरीके की कंडीशंस हमारे सामने केसेस में देखने को मिलती है। और कई बार जेनेटिक डिफेक्ट में बाय बर्थ जेनेटिकली कोई डिसऑर्डर अगर हो तो उस वजह से भी डायबिटीज़ की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारे कॉजेज़ जो हैं, या एक साथ में हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन सेंसिटिविटी, ठीक है ना, इंक्रीज्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये एक और कंडीशन होती है जिस कंडीशन में हम लोगों को
इस तरीके का देखने का मिलता है कि इंसुलिन का जो प्रॉपर है वो सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन हमारे सामने निकल कर के आ रही है। तो ये एजेंट फैक्टर्स हैं, एजेंट यानी इंसुलिन के लिए से ही रिलेटेड पर्टिकुलरली कौन कौन सी हमारी बॉडी में कंडीशंस हो सकती हैं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। देन नंबर 2 पर आ गया होस्ट फैक्टर्स। तो अब होस्ट में जो भी पर्सन अफेक्टेड है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी कॉजेज होंगे उन्हें हम होस्ट फैक्टर्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पर होस्ट फैक्टर्स में कौन कौन सी कंडीशंस हमारे सामने रहती हैं, जैसे हम बात करें एज की, तो वैसे तो किसी भी एज के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस हम लोगों को देखने को मिल सकता है, किसी भी एज के अंदर इसके केसेस हमारे सामने आ सकते हैं, बट फिर भी एल्डरली एज के अंदर हम लोगों को ये ज़्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिव टू अर्ली एजेस। ठीक है, तो जो अर्ली एजेस हैं उनमें इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, और एल्डर एजेस के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस, बॉडी की मेटाबॉलिक सिस्टम के डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ें हम लोगों के सामने आती हैं। तो इसकी वजह से कुछ कंडीशंस जो हैं इस तरीके की हमारे सामने आती हैं। तो एज में एज के साथ कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। देन नंबर 2 सेक्स। सेक्स में कुछ भी ऐसा डेफिनेसी नहीं है यहाँ पर कि मेल या फीमेल किसी के अंदर भी ये हो सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस, ऐसा कुछ भी किस तरीके के डाटाज नहीं है कि फीमेल में ज़्यादा होगा या फिर मेल्स के अंदर ज़्यादा होगा। देन हम बात करें बॉडी की ऑटो इम्यून कंडीशन की या इम्यूनिटी की, अगर हम बात करें तो बॉडी की इम्यूनिटी से भी डायबिटीज़ जो है वो लिंक्ड है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक है तो फिर उस कंडीशन में डायबिटीज़ मेलाइटिस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम कहीं ना कहीं डिसऑर्डर होता है, इस वजह से भी ये देखने को मिलता है। देन इसके बाद में ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ऐसा मेजर कॉज है जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जो भी लोग ओबेज होते हैं, जिन लोगों को जिनको हम कहते हैं कि थोड़े से फैटी हैं या मोटापा ज़्यादा है, उन लोगों के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है उनका वो कहीं ना कहीं ज़्यादा फैट होने की वजह से डिसऑर्डर्ड हो जाता है। तो वो हम लोगों को देखने को मिलता है, और हम लोग रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते भी हैं। जो लोग ओबेज होते हैं उनमें हम देखते हैं कि परसेंटेज जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस होने की बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलती है। और इसके साथ होस्ट में एक और फैक्टर हम जो हमारे सामने निकल करके आता है, वो हमारे सामने यहाँ पर निकल करके आता है मैटरनल डायबिटीज़। तो मैटरनल डायबिटीज़ के अंदर अगर सपोज़ कोई मदर है, उसको डायबिटीज़ की कंडीशन है, डायबिटिक है वो, तो फिर जो भी कमिंग बेबी है या सपोज़ फीटस है, तो उसके अंदर इस तरीके की कंडीशंस हम लोगों को देखने को मिलती है। तो मैटरनल डायबिटीज़ के अंदर अगर मदर है तो होने वाला बच्चा जो है उसमें भी डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये कुछ होस्ट फैक्टर्स हैं जिनकी हम लोगों ने बात की कि जिनकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो पर्सन में होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है या ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलते हैं केसेस से रिलेटेड। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर 2 पॉइंट्स पे आज हम लोगों ने बात करी है, एक तो एजेंट फैक्टर के बारे में और होस्ट फैक्टर के बारे में, कि ये दोनों किस किस तरीके से किन किन पॉइंट्स पर रिस्पॉन्सिबल हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के केसेस के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को हम लोग अभी और कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर जो फर्दर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और आगे के टॉपिक है या जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।